सबसे पहले तो इस बार के बोर्ड्स के पास आउट को बहुत बहुत बधाई। बम्पर रिजल्ट हुआ है। जैसा कि हम लोगों का अनुमान है 1% से भी कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको कि अपने रिजल्ट से गर्वांश होगा, लग रहा होगा कि 1-2% और हमारा नंबर आना चाहिए था। 90% प्लस और 95% प्लस दोनों कैटेगरी में स्टूडेंट्स की संख्या पिछले साल के तुलना में लगभग दुगुना हो गई है। इसलिए इसको लॉटरी ही कहें तो बेहतर है, काइंड ऑफ विंडफॉल है। आप सबों को बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अगले साल के बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। कैसे तैयारी करें, क्या करें कि हमारा रिज़ल्ट बेहतरीन हो सके। और जैसा कि सबों को पता होगा कि इस बार पिछले साल और इस साल के एग्ज़ाम कंडक्ट करने के अनुभव के आधार पर सीबीएसई ने बोर्ड के एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव लाया है। न्यू असेसमेंट स्कीम, स्पेशल असेसमेंट स्कीम के तहत, जिसमें कि बोर्ड ने एग्ज़ाम को 2 भागों में बांट दिया है, टर्म 1 और टर्म 2। और सिलेबस कंटेंट्स को भी 2 भाग में बांटा गया है। सेमेस्टर एग्ज़ाम की तरह जो पहले पार्ट में आएगा टर्म 1 में आएगा, वो टर्म 2 में नहीं आएगा। ये अच्छी बात है, बच्चों का लोड कम होगा, ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और इतना तय है कि टर्म 1 एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और टर्म 2 अगर ऑफलाइन मोड में हुआ, जो कि मार्च अप्रैल 2022 में होना है, तो वो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। और अगर ऑफलाइन संभव नहीं हो पाया तो वो भी ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और तब इंटरनल असेसमेंट को भी आधार बनाया जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है और जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है स्टूडेंट्स के लिए कि किसी भी एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है। चाहे वो इंटरनल एग्ज़ाम हो, कितने भी मार्क्स का हो, हर एक एग्ज़ाम को सीरियसली और सिंसियरली लेना है और बेहतर से बेहतर करना है। नहीं तो फिर जैसा इस साल के पास आउट के कुछ बच्चों ने नहीं किया है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, और सिवाय अफसोस के उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस संदर्भ में एक वाकया याद आ रही है कि एक क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट था जिसमें कि एक फेवरेट टीम थी। अंदाज़ा था कि वही टीम चैंपियन बनेगी। एक पत्रकार महोदय उस टीम के कैप्टन का इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जीत तो आप ही की होगी, चैंपियन तो आप ही की टीम बनेगी। तो कप्तान ने कहा कि उसकी तो अभी हम नहीं सोच रहे हैं, कल हमारा लीग मैच है, हमारा सारा फोकस कल के लीग मैच को जीतने पर है। फिर दूसरा तीसरा भी लीग मैच है और तब हम लोग क्वार्टर फाइनल में जाएंगे, तब सेमीफाइनल और तब फाइनल में जाके जंग जीतनी है। तो जो इमीडिएट टास्क एट हैंड है, जो लीग मैच है कल का, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये उदाहरण आप याद रखेंगे।
तो हर एक एग्ज़ाम को सीरियसली और सिंसियरली लेना है। ये बहुत बड़ा सबक और पाठ है। दूसरा, जो MCQ फॉर्मेट है वो सब्जेक्टिव फॉर्मेट के तुलना में ज़्यादा टफ होता है। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारा MCQ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है, और आपको पता है कि वहाँ हाईएस्ट स्कोर किया जाता है, कट ऑफ कितना कर आता है, बच्चे कितना स्कोर कर पाते हैं। MCQ फॉर्मेट में जब तक आपका थॉरो स्टडी नहीं होगा, किताब के एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, एक एक पैराग्राफ पर आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। अच्छा कर भी सकते हैं तो बहुत अच्छा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और CBSE का जो पैटर्न है इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो एक ये बात याद रखनी है। दूसरी कि जो एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है क्वेश्चंस का, वो डिफरेंट होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मेमोरी और रिकॉल बेस्ड होते हैं। आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही उसका आंसर हमारे दिमाग में कौंध जाता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो वो ऐसे सारे क्वेश्चंस की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। तो वो मेमोरी और रिकॉल बेस्ड है। जो हमने पढ़ा है हमको कितना याद है, फिर जो हमने पढ़ा है उसको हमने कितना समझा है, कितना अंडरस्टैंड कर पाए हैं, कितना कंप्रीहेंड कर पाए हैं, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है। इसको आधा पढ़ के आप इसका उत्तर नहीं पता कर सकते हैं, पूरा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है एक बार से अधिक पढ़ना पड़े। किसी भी कंसेप्ट में ढेर सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको हम एक साथ जोड़ के तब एक कंसेप्ट आता है। तो जब तक उन सारे सब पार्ट्स को आप नहीं समझेंगे, उसका मीनिंग सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आएगा, तब तक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को आप हल नहीं कर सकते हैं। तो पहला हो गया मेमोरी और रिकॉल बेस्ड। फिर हमने उसको कितना समझा है, और सिर्फ याद रखना समझना ही नहीं ज़रूरी है, उसका इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम्स को कैसे वर्कआउट करते हैं, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। a+b² = a² + 2ab+b² ही याद रखना जरूरी नहीं है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे हल करें ये समझना जरूरी है, वो एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। CBSE इस साल से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट में लाएगी। बिजनेस स्टडीज़ में 60-70% क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड ही होते हैं पिछले 5-6 सालों से। उसके बाद आपको याद है कंसेप्ट, आप उसको समझ गए हैं, आप उसको अप्लाई करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद एनालिसिस, क्रिएशन और इवैल्यूएशन। आपने जो समझा है उससे आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, या उस पर अपनी कुछ राय दे सकते हैं। इसको हम ऐसे समझें कि एक कन्वर्जेंट रेज होता है, बहुत सारी किरणें एक जगह के एकत्रित होती हैं, कन्वर्जेंट रेज हुआ, और फिर डाइवर्जेंट, एक पॉइंट से ढेर सारी किरणें निकलती हैं,
आपने जो पढ़ा है उसको कन्वर्ज करना है, एसिमिलेट करना है, आत्मसात करना है, इंटरनलाइज करना है और फिर ज़रूरत पड़ने पे उसको डाइवर्ज करना है। उदाहरण के लिए BODMAS एक अच्छा तरीका है इसको समझने के लिए। ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हम लोग अलग अलग करते हैं मैथमेटिक्स में। कम परेशानी होती है, धीरे धीरे बहुत गलती के बिना हम इनको समझ पाते हैं। लेकिन जब सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में सारे कंसेप्ट्स को कंबाइन करते हैं, एक ही सवाल में सारे फंक्शंस रहते हैं, तो हमें टाइम लगता है उसको मास्टरी करने में। हल करने के बाद पता लगता है कि आंसर गलत है, वापस लौट के देखते हैं तो एक स्टेप पे पता लगता है, पॉइंट पे पता लगता है, अरे यहाँ तो गलती हो गई। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है, कुछ समय तक चलता है, उसके बाद हमारी पकड़ उस पर बन पाती है। तो वो सारा डाइवर्जेंट रेस है, जितने भी फंक्शंस हैं अलग अलग, और सिंप्लीफिकेशन में सारे एक जगह कन्वर्ज कर जाते हैं और फिर उसको हल करते समय आपको डाइवर्ज करना पड़ेगा अपने अंडरस्टैंडिंग को। इसको सिंथेसिस भी बोलते हैं। कितना, जैसा मैंने पहले कहा, कितना एसिमिलेट किए हैं, कितना इंटरनलाइज किए हैं, कितना आत्मसात किए हैं। उदाहरण के लिए इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का चैप्टर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसमें बहुतेरे ढेर सारे टर्म्स हैं, उन टर्म्स के मीनिंग और सिग्निफिकेंस हैं। फिर इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड, 3 मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। उनका फार्मूलाज है, फार्मूलाज का मेन पार्ट है, सब पार्ट्स है। ऑपरेटिंग सरप्लस है, उसको 2 भाग में बांटते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का 3 भाग है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट है। फिर प्रॉफिट का 3 पार्ट है, कॉरपोरेशन टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स। तो ये सारा जो पार्ट्स और सब पार्ट्स है, ये सारे चीज़ को हमको टर्म्स के साथ याद रखना है। अगर इसमें कहीं भी चूक हुई तो फिर इसका हाल पोलियो के टीकाकरण की तरह होता है, जिसमें बोलते हैं एक भी बच्चा छूट गया तो पोलियो का चक्र टूट गया। तो वो सारा जो अलग अलग टर्म्स पढ़ते हैं, अलग अलग फार्मूलाज पढ़ते हैं, उसका मेन पार्ट, सब पार्ट्स पढ़ते हैं, वो फिर एक जगह कंबाइन होता है। और जब हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो हमको डाइवर्ज करना पड़ता है। हमारा जो अनुभव है उसमें एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 50% बच्चे तो बनाते ही नहीं हैं। बाकी जो 50% बनाते हैं उसमें 50% का गेस एस्टिमेट रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनका सारा कंसेप्ट, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका एप्लीकेशन क्लियर नहीं है, वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं। जो NCERT की बुक है बिजनेस स्टडीज़ के लिए वो पर्याप्त है कंटेंट्स के मामले में। इकोनॉमिक्स में NCERT की बुक सफिशिएंट नहीं है, आपको रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ेगा। जो NCERT में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उनका वैरायटी है, उनका डिफ़िकल्टी लेवल है, वो बहुत ही असंतोषजनक है, उससे काम चलने वाला नहीं है। आपको एक रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा जिसमें कि सैकड़ों क्वेश्चंस रहते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर में। बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा,
वैरायटी, नंबर, डिफ़िकल्टी लेवल। अगर आप 2-3 दोस्त हैं, अलग अलग रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं, तो आपस में शेयर करके अपने क्वेश्चन का स्टॉक बढ़ा सकते हैं। बहुत सारा वेबसाइट्स है, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जिनका कि क्वेश्चंस ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड्स का जो पिछले 5 साल का क्वेश्चंस है उसको वर्कआउट आप कर सकते हैं, करना चाहिए, ज़रूर करें। जो पब्लिशर्स होते हैं वो सैम्पल सेट्स लेके आते हैं जिसमें कि 10-15 क्वेश्चंस के सेट्स रहते हैं, सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड। ये सब आपको करना पड़ेगा। और जब हम कंटेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें कीवर्ड्स, की सेंटेंसेस या ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स का एक पर्सनल नोट्स बनाना जरूरी है। टीचर्स आपको नोट्स देते होंगे, बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, लेकिन आपका जो पर्सनल नोट्स है वो आपका वर्कआउट किया हुआ है। पर्सनल नोट्स कैसे बनाएं? तो जो कीवर्ड्स और ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स है या की सेंटेंसेस है उसी को लिखना है। उदाहरण के लिए हम लोग डिसिप्लिन और ऑर्डर, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। डिसिप्लिन का मतलब हुआ फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्डर का मतलब हुआ एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी एट देयर प्रॉपर प्लेस। ये कीवर्ड्स हो गया। इक्विटी हो गया, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रेस, रिलीजन, फेयर एंड जस्ट, बी फेयर एंड जस्ट। तो ये कीवर्ड्स को सिर्फ आपको अपने पर्सनल नोट्स में नोट करना है। और जो आप प्रश्न को हल करेंगे, चाहे वो MCQ हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो या सब्जेक्टिव हो, उसको कॉपी में वर्कआउट करना पड़ेगा। एक फेयर नोटबुक रखिए, MCQ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, उसका 4 ऑप्शंस लिखिए, उसको टिक कीजिए। पहली बार करने में टाइम लगता है, आप उसको जितनी बार रिवाइज करेंगे आपका टाइम पीरियड, ड्यूरेशन घटते जाएगा। और एक बार जब आपका वो फेयर नोटबुक तैयार हो गया जिसमें आपने सारे क्वेश्चंस, आंसर्स, इनकरेक्ट ऑप्शंस को भी लिखा है, तो जिस तरह टेबल चेयर को का डस्टिंग करते हैं, डस्ट ऑफ करते हैं, उसी तरह उसको भी रिफ्रेश करते रहिए, समय समय पर पलटते रहिए, दिमाग में कंक्रीटाइज होते जाएगा। अगर इन सारे कदमों को आप अपनाते हैं, इन सारे तरीकों का अख्तियार करते हैं, तो कोई कारण नहीं है, कोई किसी भी सूरत में आपको कोई कारण नहीं है कि अच्छा मार्क्स नहीं आए। आपको अपना डेस्टिनेशन, मंजिल पता है, रोड मैप पता है, कैसे वहाँ तक पहुँचना है। ज़रूरत है सिर्फ रेगुलर होने की, सिंसियर होने की और डिलीजेंट होने की। अगर आप इस रोड मैप पर चलते हैं तो आपकी गाड़ी 1 लेन से 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन और एक्सप्रेस वे पे चली जाएगी और आप बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो इनपुट्स मैंने दिया है वो इनपुट्स कारगर होगा, आपके काम आएगा, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।